हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक स्ट्रेस ऑफ दिस चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ द बल्क मैटर। आज का हमारा बचा हुआ जो शेष टॉपिक है प्रतिबल और प्रतिबल के प्रकार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, दृढ़ या ठोस पदार्थ के गुण। क्लियर है। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन जो हमने कर लिया था उसमें हमने आपको बताया था स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है इसके बारे में बताया था, इसका मीनिंग और इसका एग्जाम्पल और साथ साथ इसके मात्रक और इसकी विमीय सूत्र। क्लियर है। तो लास्ट सेशन में हमने बताया था आपको स्ट्रेस का मीनिंग, स्ट्रेस का एग्जाम्पल और स्ट्रेस का यूनिट और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस, प्रतिबल के प्रकार। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। क्लियर है। बट आपका जो लास्ट सेशन था हमारा स्ट्रेस मीन्स प्रतिबल, प्रतिबल मैंने आपको बताया था एक प्रकार का ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होता है, एक प्रकार का ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है जो वस्तु पर आरोपित बाह्य बल या विरूपक बल के विरुद्ध कार्य करता है। और ये प्रतिक्रिया बल उस बाह्य बल के बराबर और समान अवस्था में कार्यरत होता है। इसके साथ साथ ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल वस्तु के काट क्षेत्रफल कैपिटल ए के ऊपर आरोपित होता है या कार्यरत होता है। क्लियर है। तो ऐसा बल कहलाता है प्रतिबल। क्लियर है ना। तो हमने ये डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, स्ट्रेस प्रतिबल एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल ही है जो वस्तु के बाह्य बल या विरूपक बल के विरुद्ध कार्यरत होता है और ये वस्तु के क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए के ऊपर कार्यरत होता है। क्लियर है। इतना हमने डिस्कस किया था इसके मीनिंग में। और हमने डायग्राम भी बनाया था, कोई हमने बॉडी ली थी, ठीक है, उस बॉडी का कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हमने दिखाया था और उस एरिया के अगेंस्ट कोरस्पॉन्डिंग दो बल हमने दिखाए थे, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर, दो बल अप्लाई किए थे वो डायग्राम में। क्लियर है। तो उससे ये इंडिकेट था कि दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक बाह्य बल जिसको हमने डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहा था, है ना, वो विरूपक बल था जो वस्तु पे आपतित होता है, और एक वस्तु का आंतरिक प्रतिक्रिया बल है जो उस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करता है। क्लियर है। तो इस प्रकार उस अवस्था को हमने क्या कहा था, प्रतिबल कहा था। राइट है ना। तो सिंपल सी मीनिंग थी हमारी जो हमने कल डिस्कस की थी। उसके बाद हमने बात की थी यूनिट्स ऑफ द स्ट्रेस, प्रतिबल का मात्रक। मात्रक में हमने सिंपल लिया था, फॉर्मूला था हमारा P बराबर F अपॉन A, P बराबर F अपॉन A। ये हमारे पास इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल है और ये एरिया है, क्षेत्रफल है उस वस्तु का। ठीक है। तो न्यूटन को हमने लिया था, फोर्स को लिया था हमने न्यूटन में और एरिया लिया था मीटर स्क्वायर में। ठीक है। ये था हमारे पास एसआई सिस्टम में और इसको हमने कहा था पास्कल, है ना। उसका सिंबल होता है PA, कैपिटल P और A। तो ये दो हमारे मात्रक थे, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है ना। तो ये दोनों ही हमारे किसमें है, एसआई सिस्टम में है। राइट। उसके बाद हमारा CGS में था हमारा, ये रहेगा आपका टाइम अपॉन ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ध्यान रखना ये हमारा CGS में है और ये आपका SI सिस्टम में है। इतना था ना। उसके बाद था हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सिंपल लिया था हमने
P इक्वल M LT माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा L स्क्वायर है ना, L की पावर 2 और विद कोष्टक ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा P बराबर एक पावर कैंसिल हो जाएगी M L माइनस 1 P माइनस 2। क्लियर? तो ये था हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है ना? तो इतना हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में। अब उसके साथ साथ हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस लेक्चर में। क्लियर है? तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पोर्शन रहेगा टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। इसमें ये 3 प्रकार का बताया था हमने, 2 प्रकार का बताया था, लेकिन ये मेनली 3 प्रकार का होता है ना। टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस आर मेनली 3 टाइप्स। प्रतिबल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 था हमारा नॉर्मल स्ट्रेस, इसको बोलते हैं अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। नंबर 2 था हमारे पास टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, इसको हमने कहा था स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है? और नंबर 3 है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो ये 3 प्रकार के हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, स्पर्श रेखीय प्रतिबल, और आपका 3rd है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो 3 प्रकार हमारे मुख्य हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल, ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ ये नॉर्मल स्ट्रेस 3 प्रकार का होता है। टेंसाइल स्ट्रेस, इसको बोलते हैं तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल। नंबर 2 है कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसको बोलते हैं संकुचन प्रतिबल। नंबर 3 है हाइड्रोलिक स्ट्रेस, द्रव्यात्मक प्रतिबल। ठीक है? तो ये नॉर्मल स्ट्रेस जिसको हमने अभिलंब प्रतिबल कहा है, ये भी अलग से 3 प्रकार का है। टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तनन प्रतिबल, संकुचन प्रतिबल और द्रव्यात्मक प्रतिबल। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमें ये सिस्टम से अपना ये कंप्लीट टॉपिक करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एग्जाम में पुटअप होता है। क्लियर है? तो स्ट्रेस तो हमने कल डिफाइन किया था, आज हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, इसको हम बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल। तो जैसे कि इससे क्लियर है, नॉर्मल मीन्स सामान्य। क्लियर है? तो हम बात करेंगे यहाँ पे वस्तु की, बॉडी की बात करेंगे, और बॉडी पे अप्लाई होने वाले डिफॉर्मिंग फोर्स की बात करेंगे। 2 फोर्स होंगे, एक रिस्टोरिंग फोर्स इंटरनल होगा और एक डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सटर्नल होगा। ये तो मैंने बताया था आपको, 2 ही फोर्स आपको याद रखने इस चैप्टर में। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आंतरिक प्रतिक्रिया बल वस्तु लगाएगी, ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, वो बाह्य बल है, वो हम लगाएंगे वस्तु के ऊपर। ठीक है? तो नॉर्मल स्ट्रेस तनन प्रतिबल का मीन्स, सॉरी अभिलंब प्रतिबल का जो मीन्स है, नॉर्मल मीन्स किसी वस्तु के ऊपर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए, ठीक है, सामान्य रूप से सभी बिंदुओं पर उस वस्तु के क्षेत्रफल के सापेक्ष एक बाह्य बल कार्य अप्लाई होगा। समझ रहे ना? एक बाह्य बल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उस बॉडी के प्रत्येक भाग पे क्रॉस सेक्शन एरिया के कोरोस्पोंडिंग। समझ रहे ना? सपोज दैट ये पूरी बॉडी है, ठीक है, ये पूरी बॉडी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, और हमें नॉर्मल स्ट्रेस लगाना है
ये अप्लाई करना है, ये समझना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस मीन्स ये इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पूरे क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर समान अवस्था में लगेगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि उस पॉइंट पे ज्यादा लगेगा या इस पे कम लगेगा या यहाँ पे ज्यादा लगेगा। जितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उस बॉडी का, है ना, बॉडी वाटेवर कुछ भी है, आपकी बुक्स हैं या टेबल हैं या बोर्ड है, ठीक है ना, या स्टोन है, तो जो भी बॉडी होगी उस बॉडी के सापेक्ष उसका जो क्षेत्रफल है उस पे लगने वाला ये सामान्य अभिलंब प्रतिबल है, जो उसके लंबवत सभी बिंदुओं पे या सभी पार्ट्स में वर्क करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बल है वो कहलाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल। ध्यान रखना, इस बल में आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए, सपोज दैट ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया इस क्षेत्रफल के सापेक्ष सभी बिंदुओं पर समान बाह्य बल कार्यरत होगा। समझ रहे ना? जैसे हमारे पास कंप्लीट ये क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में उस बिंदु पे भी उतना ही बल लग रहा है जितना इस बिंदु पे लग रहा है। क्लियर है? तो नॉर्मल स्ट्रेस मतलब एक सामान्य ऐसा बाह्य बल है, ऐसा विरूपक बल है, ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स है जो उस बॉडी के ईच पार्ट पे इक्वल वर्क कर रहा है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। समझ रहे ना? एकांक काट क्षेत्रफल ए के सापेक्ष सभी भागों पर कार्यरत ऐसा बल जो समान अवस्था में आरोपित होता है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स ही होगा ये, और उसको क्या कहेंगे हम? नॉर्मल स्ट्रेस, अभिलंब प्रतिबल। क्लियर है ना? एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, कोई भी बॉडी ले लेंगे हम, है ना, मेज का सरफेस, व्हाइट बोर्ड का सरफेस, ठीक है ना, या कोई बॉडी, ठीक है, और उस बॉडी को आपको इस प्रकार शो करना है कि सभी पार्ट्स में, सभी भाग में जो फोर्स है वो समान मात्रा में लग रहा है। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी है और मैंने कोई फोर्स लगाया, आपके मैंने हाथ को पकड़ा, ठीक है, मेरा जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है? आपके हाथ पे। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी पे इक्वल नहीं है। अगर मैंने आपको पूरी बॉडी पे कंप्लीट ऐसा फोर्स लगाया कि जो आपकी पूरी बॉडी को खींच रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार की कंडीशंस हमारी बनेगी नॉर्मल स्ट्रेस में, अभिलंब प्रतिबल। राइट, अब ये नॉर्मल स्ट्रेस भी तीन प्रकार का है, टेंसाइल स्ट्रेस, तनन प्रतिबल, और कंप्रेसिव स्ट्रेस, संकुचन प्रतिबल, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, द्रव्यात्मक प्रतिबल। ठीक है, तो इनको भी वन बाय वन समझते हैं। तो टेंसाइल के लिए डायग्राम मैंने फिगर नंबर 1A बनाया है, कंप्रेसिव के लिए मैंने फिगर नंबर B बनाया है, हाइड्रोलिक के लिए फिगर नंबर C बनाया है। तो ये तीन प्रकार से स्प्लिट है, तीन भागों में बटा है। तो इसमें से जो पहला टेंसाइल स्ट्रेस है उसको डिस्कस करते हैं, इसको हम बोलते हैं तनन प्रतिबल। तो जैसे क्लियर है टॉपिक से, टेंसाइल स्ट्रेस, तनन मींस तनाव। क्लियर है? तनन मींस तनाव। तो ये ऐसा प्रतिबल है, ऐसा प्रतिबल है किसी भी वस्तु के सापेक्ष जब हम इसको आरोपित करते हैं तो उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारे पास वस्तु है, सपोज दैट ये हमारे पास को बॉडी है, ठीक है, तो ये बॉडी के दो एंड है, अपर एंड और लोअर एंड। क्लियर है ना? तो दो कंडीशन होंगी इस पे फोर्स लगाने की, है ना। इसके परपेंडिकुलर दो बिंदु हैं, अब एक तो ऊपर वाला बिंदु है, नीचे वाला बिंदु है, तो दोनों के सापेक्ष कोरोस्पोंडिंग परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, कैपिटल F। ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या करेगा? इस बॉडी की या इस वस्तु की लंबाई में वृद्धि कर देगा। क्लियर है ना? तो मीन्स इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने कल बताया था आपको, विन्यास है। विन्यास मीन्स या तो लेंथ में चेंज होगा, या वॉल्यूम में चेंज होगा, या शेप में चेंज होगा। ठीक है ना? या तो लंबाई में परिवर्तन होगा, या आयतन में परिवर्तन होगा, या आकार में परिवर्तन होगा। क्लियर है? तो आकार में परिवर्तन हो रहा है ना जी। डिफॉर्मिंग फोर्स जब भी हम लगाएंगे तो हमेशा बॉडी के
शेप में और साइज में चेंज करेगा, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो वो कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साइज में मीन्स इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेंसाइल प्रतिबल कहा जाएगा, ठीक है। दोबारा सुनो, टेंसाइल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को किसी बॉडी के नॉर्मल या परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं एट बोथ एंड्स, अपर और लोअर एंड, तो उनमें से किसी एक एंड की लंबाई या लेंथ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ऐसा स्ट्रेस कहलाएगा या ऐसा फोर्स कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर? दोबारा सुनो, तनन प्रतिबल ऐसा प्रतिबल है जब हम किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु के दोनों बिंदु के लंबवत इसको आपतित करते हैं या लगाते हैं तो वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो बल है क्या कहलाएगा? तनन प्रतिबल कहलाएगा। क्लियर है? डायग्राम इसके लिए बनाया है। डायग्राम में आप देखिए, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, या कोई वायर है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी मानी मैंने? एल। एल क्या है? ये लंबाई, लेंथ है, ये रियल लेंथ, तो ये लंबाई है, ठीक है। तो ये लंबाई मैंने इस पूरे बॉडी की ली है ना, ठीक है। तो इसमें ये जो फोर्स है ये मैंने बताया था आपको, एक इंटरनल रहेगा और एक एक्सटर्नल, एक रिस्टोरिंग फोर्स और एक डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। एक प्रतिक्रिया बल, एक बाह्य बल। तो ये इस प्रकार से आरोपित हो रहा है। कौन है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये इस सिरे पे भी है और इस सिरे पे भी है, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये दोनों एंड्स पे इक्वल है, इक्वल अप्लाई किया है। यहाँ पे कितना किया है और यहाँ पे कितना किया है। सपोज दैट मैंने ये सिरा फिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये सिरा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ये सिरा फिक्स कर दिया तो ये बढ़ जाएगा। भाई सपोज दैट ये बॉडी मैंने फिक्स कर दी, इसका एक सिरा मैंने बांध दिया, ठीक है, और ये स्प्रिंग है, तो निचला सिरा बढ़ेगा ना, क्योंकि ये तो फिक्स है ऊपर वाला। अगर मैंने नीचे वाला फिक्स किया है तो ऊपर वाला बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है ये दोनों एंड्स पे इक्वल और वर्क करेगा परपेंडिकुलर। तो ये कौन है? डिफॉर्मिंग फोर्स है, जिसको हमने क्या कहा था? विरूपक बल कहा था। तो इस वायर पे विरूपक बल लग रहा है दोनों सिरों पे, ठीक है, लेकिन लेंथ में क्या हुआ है? चेंज हुआ है, डेल्टा एल, समझ रहे ना। तो इसको क्या कहेंगे हम? टेंसाइल स्ट्रेस, तनाव या तनन प्रतिबल। जब तनाव है तभी तो आया है, अदरवाइज इसकी लंबाई में परिवर्तन ना होता, ठीक है। तो लेंथ इसकी इंक्रीज या चेंज ना होती अगर इसमें हम डिफॉर्मिंग फोर्स ना लगाते। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग देनी है, राइट। और डायग्राम भी बना के आना है, और यहाँ पे इनकी जो फिजिकल फंक्शंस है इनको भी आपको इंडिकेट करना है कि ये जो भौतिक फलन है ये क्या दर्शाते हैं। एल यहाँ पे लंबाई है, डेल्टा एल चेंज लंबाई है ना, लंबाई में वृद्धि है, और एफ क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स है ना। इनको आप नोट करते रहना अपनी नोटबुक में। क्लियर है ना? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसको हम बोलते हैं संकुचन प्रतिबल। ये बड़ा इजी है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। क्या है इसके अपोजिट? यहाँ पे तो हमने उस बॉडी के दोनों एंड्स को लिया था, है ना। यहाँ पे भी हम दोनों एंड्स लेंगे, बट इस बार हम क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो पहले उन सिरे के बाहर की ओर हमने लगाया था, अब क्या करेंगे? अंदर की ओर लगाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स उस बॉडी के कोरोस्पोंडिंग या उस बॉडी के एंड्स के कोरोस्पोंडिंग उस वस्तु के दो सिरों के सापेक्ष लगाया गया बाह्य बल है, जो उस वस्तु को अंदर की ओर उसकी लंबाई में कमी का आभास कराता है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे उस लंबाई की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, है ना। जैसे स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग को हम दबाते हैं, है ना, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कौन सा है वो? कंप्रेसिव स्ट्रेस। भाई हमारे हाथ है ना, दोनों हाथ, ये उस समय डिफॉर्मिंग बन जाएंगे, बाह्य बल बन जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही स्प्रिंग है, सपोज दैट ये, तो जैसे ही मैं इसको हल्का सा प्रेस करूंगा, अंदर की ओर दबाऊंगा, तो इसकी लंबाई में
क्या आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा ये, है ना, इसकी लंबाई घट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, संकुचन प्रतिबल। क्लियर है ना, डायग्राम भी इसका इजी बन जाएगा। यहाँ पे तो आपने इसमें चेंज किया था, ऊपर की ओर डेल्टा एल किया था, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस डेल्टा एल है, ठीक है ना, ये अंदर की ओर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक वही आपने सिलेंडर लिया है, बट यहाँ पे ध्यान रखना ये डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे बाहर था, इसको आप नोट कर लेना, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स बाह्य बल या इसको बोलते हैं हम विरूपक बल, ठीक है ना, ये इसमें अंदर की ओर है। तो जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, इनके एंड्स के कोरोस्पोंडिंग, है ना, दो एंड्स है ना इसके भी, तो दोनों एंड्स के कोरोस्पोंडिंग जब इसको हम इसके परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, लंबाई घट जाएगी, तो उस समय कंडीशन बन जाएगी कंप्रेस की, है ना, संकुचन प्रतिबल। क्लियर है, इजी है ना। तो दोनों टॉपिक आपको, अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेस तनन प्रतिबल पता है तो आप कंप्रेसिव स्ट्रेस उससे इजी से बना दोगे, राइट है। अब है नंबर 3 हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसको हम बोलेंगे द्रव्यात्मक प्रतिबल या आपका तरल पदार्थ प्रतिबल, ठीक है, इसको बोलते हैं। मतलब इसमें कोई भी लिक्विड फॉर्म में कंडीशन होगी, क्लियर है ना। तो आप उसको समझते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस में मैंने फिगर नंबर बनाया है सी, ध्यान रखना ये आपके नॉर्मल स्ट्रेस के पार्ट्स हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव और हाइड्रोलिक, इनको मैंने फिगर नंबर 1 ए, फिगर नंबर 1 बी, फिगर नंबर 1 सी में बनाया है, ठीक है। आपका एक जो बचा ना टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, उसको मैंने फिगर नंबर बी में बनाया है। तो ध्यान से करना, गलत डायग्राम मत दे देना एग्जाम में, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसी का आपको डायग्राम दे के आना है, ठीक है ना, अपने आंसर में। तो अभी आप कंफ्यूज मत होना इनमें। तो नंबर 3 है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो ये ऐसा स्ट्रेस है जो किसी फ्लूइड या तरल पदार्थ अवस्था में लगता है, ठीक है। ये डायग्राम में आप देखिए, ये हमारे पास वो फोर्स है, फोर्स भी डिफॉर्मिंग फोर्स, जो उस वस्तु के सापेक्ष सभी दिशाओं में अंदर की ओर कार्यरत है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इसके जो वॉल्यूम है उसको कम कर रहा है, वॉल्यूम को कम कर रहा है, लेकिन इसकी जो आकृति है वो चेंज नहीं हो रही है। तो दो कंडीशन है, ये इसकी पूरी आकृति है ना, इसकी पूरी शेप है ये जो मैंने यहाँ पे डैश डैश दिखाया है, ठीक है। और ये वो वस्तु है, ठीक है, जो हमने किसी भी तरल पदार्थ में रखी हुई है, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरी वस्तु किसमें रखी है, तरल पदार्थ में रखी है, और ये इसकी मूल अवस्था है जो डैश डैश वाली है, और ये इसकी बाद वाली अवस्था है। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स चारों ओर, है ना, अराउंड इक्वल, है ना, पार्ट्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द बॉडी, तो क्या करेगा, ये इसके वॉल्यूम को तो कम कर देगा, लेकिन इसके आकार को ये परिवर्तित नहीं करेगा, ठीक है। वॉल्यूम कम रहेगा और इसका आकार परिवर्तित नहीं रहेगा। क्लियर, ये डैश वाली फॉर्म एलईडी दिखेगी आपको, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार का जो स्ट्रेस है वो कहलाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस या तरल पदार्थ प्रतिबल। क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें वस्तु का आयतन क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसका आकार परिवर्तित नहीं होता। क्लियर। लेकिन ये अवस्था कब बनेगी, जब हम वस्तु को किसी तरल पदार्थ में रखेंगे। ध्यान देना आप, अगर हमने वस्तु को तरल पदार्थ में नहीं रखा, हमने फ्लूइड में उसको नहीं डिप किया, तो ये अवस्था नहीं बनने की, वस्तु का आयतन कम नहीं होने का, समझ रहे हैं ना, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आने की। लेकिन अगर हमने उस वस्तु को किसमें रखा, किसी भी तरल पदार्थ में रखा, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा,
और उसकी शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं आने का, तो ऐसा प्रतिबल कहलाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जैसा आप करते हो ना, जैसे गोली होती है ना, कंचे खेलते हैं बच्चे, ठीक है, और उसको हम किसी भी उसमें डालते हैं लिक्विड में, है ना, आपका हनी है या आपका कोई विस्कस लिक्विड है ना, जो गाढ़ा द्रव है, तो उसमें ये अवस्था बनेगी, उसका गोली का आकार नहीं बदलेगा, लेकिन उसका आयतन कम हो जाएगा पहले के कोरस्पॉन्डिंग। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रैक्टिकली जब आप करोगे अपने डेली लाइफ पे, तो तब आपको वहां पे फील होगी चीजें ये, ठीक है। तो जब भी हम किसी गोली को, कांच की गोली को किसी भी तरल पदार्थ में, तरल मीन्स उसमें कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना, सिंपल, है ना, पानी ना होना चाहिए, या तो आपका शहद है ना, या ऐसे बहुत सारे विस्कस हैं जिनमें हम उसको डाल सकते हैं और उसका आयतन कम हो जाएगा उस अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो जो आपका लिक्विड है, जो आपका तरल पदार्थ है, वो उसकी चारों सरफेस पे एक प्रेशर डालना है। क्या डालना है? प्रेशर डालना है। प्रेशर मीन्स स्ट्रेस, प्रेशर मीन्स स्ट्रेस। तो वो जो प्रेशर डालेगा उसकी चारों बाउंड्री पे, तो वो उसके आयतन को तो कम कर देगा, लेकिन उसकी शेप को वो चेंज नहीं कर पाने का, तो वो कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जो कि हमने इस फिगर में ड्रॉ किया है। तो इसे ये मान लो कि ये पूरी आपकी हमारी गोली है ये, ठीक है, ये किसी लिक्विड में हमने डिप की है, और इसका जो वॉल्यूम है वो तो कम हो रहा है, लेकिन इसका जो शेप है वो कम नहीं होगा। क्लियर है ना? तो आप उस गोली को उस लिक्विड से बाहर निकालोगे और उसको साफ करोगे और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारी हाइड्रोलिक के लिए। तो 3 टाइप्स हैं हमारे, तीनों क्लियर है ना? पहला है टेंसाइल स्ट्रेस, चलन प्रतिबल, कंप्रेसिव स्ट्रेस, संकुचन प्रतिबल, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, द्रव्यात्मक या तरल पदार्थ प्रतिबल, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आएगा, अभिलंब प्रतिबल मुख्य 3 प्रकार के हैं, अब वो आपको इस प्रकार देने हैं, इनकी परिभाषाएं अपने शब्दों में लिख के आनी है, ना कि आपको रटना है। डायग्राम इनके ये तीनों मैंने अलग अलग बनाए। क्लियर है? तो आप डायग्राम भी याद रखोगे और जो मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम, ये नंबर 2 है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल ये नॉर्मल के अपोजिट होगा। नॉर्मल में क्या था? नॉर्मल में उस बॉडी के सभी पार्ट्स में या उस बॉडी के एरिया के सापेक्ष सभी बिंदुओं पे समान बाह्य बल लग रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो डिफॉर्मिंग फोर्स किसको टच करेगा? केवल एक फेस को, है ना, किसी एक फेस को टच करेगा। कौन? डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ में आ रहा है ना? डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में सपोज दैट मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसमें हमारे पास ये क्यूबिकल बॉडी है ना। तो ये हमने इस प्रकार से बॉडी ली है और इस बॉडी को मैंने कंडीशन दी है जो फिक्स फेस है, मतलब जो नीचे वाला सिरा है ना वो मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। सब आपने देखा होगा क्यूब, है ना, बच्चे लेते हैं ना, जो बच्चे खेलते भी हैं उनसे, तो नीचे वाला जो पोर्शन है मैंने फिक्स कर दिया है ना, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें चेंज हो रहा है ना, मेरे हाथ के द्वारा। मेरा हाथ क्या है? यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स है, बाह्य बल है, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया। और अब चेंज कहाँ पे आएगा? उसकी एक फेस पे आएगा, है ना, या तो वो लेफ्ट वाला होगा या राइट वाला होगा, ठीक है। जैसे आप कोई बॉडी लेते हैं ना, घरों में देखा होगा आपने, प्रैक्टिकली करा होगा, किसी बॉडी को आपने नीचे से फिक्स कर लिया और आपको उसे खोलना है, ओपन करना है, तो नीचे से आप उसको फिक्स कर लोगे, ठीक है, और ऊपर से आप फोर्स लगाओगे, तो जो चेंज आएगा वो उसकी एक फेस में आएगा ना। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम तो इक्वल सेम है, यहाँ पे आयतन क्या है वस्तु का? सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब चेंज किस में हुआ है? उसकी शेप में, उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये ठीक इसके अपोजिट है जो हमने हाइड्रोलिक किया है ना, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज था, ठीक है, वॉल्यूम घट रहा था और शेप में यहाँ पे चेंज नहीं था। यहाँ पे आयतन में परिवर्तन हो रहा था, आकार में नहीं, ठीक है ना, मतलब उसके रूप में परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आयतन तो उसका अपरिवर्तित है ना,
डोंट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बट चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको फिक्स किया है, एक फेस को, है ना, और किसी एक सतह पे मैंने टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय बल लगाया है। बल मीन्स बाह्य बल। तो जैसे मैंने इसको लगाया है तो इसका जो फेस है ना वो चेंज हो गया। जैसे इस फेस पे लगाया है तो मैंने डायरेक्शन भी दी है, ऊपरी जो इसकी पहली अपर सरफेस है ना, ऊपरी सतह है, उसके ऊपर बल लगाया है, क्योंकि स्पर्श रेखीय है ना, सभी पे तो नहीं लगने का ये। तो जो इसकी ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह के लंबवत, है ना, एक मैंने फोर्स लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स। वो क्या करेगा, इस फेस की शेप को चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन आयतन को चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का जो बल है वो कहलाएगा स्पर्श रेखीय प्रतिबल या टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसको ही बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग मीन्स विरूपक प्रतिबल। ठीक है, तो जब भी बात शेयरिंग की आएगी समझ जाना डिफॉर्मिंग की बात हो रही है। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्लियर है ना ये। ऐसा बल जो हम किसी वस्तु के किसी एक पृष्ठ पर, है ना, या किसी एक सतह पर उसके लंबवत हम आरोपित करते हैं तो उस वस्तु की सतह परिवर्तित हो जाती है और उसका आयतन परिवर्तित नहीं होता। तो इस प्रकार लगाया गया जो बल है वो कहलाएगा आपका स्पर्श रेखीय प्रतिबल। सच एन स्ट्रेस इन विच when a deforming force is applied on the one face of a body becomes change in the shape, है ना, या change in the shape of the body do not change in the volume of the body, then such deforming force is called the tangential or shearing stress। क्लियर है? तो सिंपल ये आपका टेंजेंशियल भी हमने कर दिया और इसका डायग्राम देख रहे हैं आपको ये वाला जी। क्लियर? तो आपका जो टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेस है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल है, इसका जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा जैसा हमने स्ट्रेस के लिए फाइंड किया था, है ना। प्रतिबल का फॉर्मूला था P बराबर F अपॉन A। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, ये F कौन सा है जो हमने किसी एक फेस पे अप्लाई किया है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कैपिटल F रहेगा और इसका एरिया अपना अलग रहेगा। तो ये फॉर्मूला इस सभी डेफिनेशन के लिए इक्वल रहेगा। तो P बराबर F अपॉन A। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस विद प्रॉपर एग्जांपल्स, है ना, स्पर्श रेखीय प्रतिबल को आप उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको डायग्राम के साथ इसकी परिभाषा देनी है और इसका फॉर्मूला भी लिखना है। आप इन सभी टाइप्स में भी सेम फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है ना, अपने क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। समझ रहे हैं ना? आप कंफ्यूज मत होना उसमें। जो हमने आपको प्रतिबल का फॉर्मूला कल बताया था वो आप इन तीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो फॉर्मूला रहेगा टेंजेंशियल स्ट्रेस P बराबर F अपॉन A, राइट। अब बात करेंगे, लास्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसे कहेंगे हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल। क्लियर है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो ये एक ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स है, जब हम इस फोर्स को किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये उसकी जो लेंथ है, मीन्स उसका जो शेप है या साइज है, उसमें क्या करता है, ये चेंज करता है। चेंज मीन्स इंक्रीज करता है। ठीक है? तो ये आपका सेम कैसे रहेगा जैसे हमारा टेंसाइल है। क्लियर है? तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल है और ये बल जब हम लगाएंगे तो वो वस्तु के पृष्ठ के लंबवत कार्य करेगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है ना? तो दिस डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दोबारा सुनो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जब हम इसे किसी वस्तु के ऊपर आरोपित करते हैं, किसको? डिफॉर्मिंग फोर्स को। जब बाह्य बल को हम किसी वस्तु के ऊपर आरोपित करते हैं और उस वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत वो कार्यरत होता है, उसके साथ साथ वो उसकी आकार में
या उसके विन्यास में परिवर्तन करता है तो वो अवस्था कहलाएगी अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने लिखा है एफ पी बराबर एफ अपॉन ए। क्लियर है ना। अब जैसे कंडीशन ले ली हमने, हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी में हमारे पास उसकी लंबाई एल है, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, तो हम कंडीशन लेंगे P बराबर F क्या है, mg है, फोर्स है ना, कल मैंने बताया था आपको। F बराबर या तो ma होगा या तो बॉडी का वेट होगा। तो सपोज दैट ये बॉडी है, इसका जो वेट है mg है डाउनवर्ड, तो F बराबर mg हो जाएगा। इसका जो रेडियस है वो r है और लेंथ है l। ठीक है, तो जो उसका क्षेत्रफल है वो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो इस प्रकार ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस किसी भी बॉडी के लिए आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है, इसमें चेंज होगा उस बॉडी के शेप में, है ना। तो जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे उस बॉडी के परपेंडिकुलर और क्रॉस सेक्शन एरिया के कोरस्पॉन्डिंग, ये ध्यान रखना आपको हमेशा ही। इस पूरे टॉपिक में क्रॉस सेक्शन एरिया ये कॉमन रहेगा, है ना। क्षेत्रफल के सापेक्ष ही आपका बाह्य बल या डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होना है। क्लियर है ना। तो ये कॉमन आपको डेफिनेशन में रखना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे किया है, P बराबर एफ अपॉन को हमने मैथमेटिकल टाइप से मॉडिफाई किया, तो P बराबर हो गया mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये था आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो 5 मिनट के लिए रिवाइज कराता हूं मैं जल्दी से। यहाँ देखो, पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस में हमारा कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है जो किसी बॉडी के डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट और इक्वल वर्क करता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी। आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो बाह्य बल के विपरीत कार्यरत होता है उस वस्तु के काट क्षेत्रफल के सापेक्ष, तो ऐसा बल कहलाता है प्रतिबल। इसका फॉर्मूला है P बराबर F अपॉन A और इसका मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये ऐसा सिस्टम में है। और सीजीएस में इसका मात्रक है डाइन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी सूत्र है ML-1 T-2। ठीक है, इसके प्रकार मैंने आपको बताए हैं, ये 3 प्रकार का होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फेरिंग स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल, स्पर्श रेखीय या विरूपक प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और नॉर्मल स्ट्रेस मींस किसी भी बॉडी पे जब उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल पार्ट पे इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है तो वो फोर्स कहलाता है नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर। एग्जांपल में कोई बॉडी ले लेंगे और उसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया दिखा देंगे और वो आपका नॉर्मल फॉर्मूला P बराबर F अपॉन A ही रहेगा। ठीक है, सभी में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेस, तनन प्रतिबल में हम किसी भी बॉडी के 2 एंड्स लेंगे, उनमें से किसी एक को फिक्स करेंगे और आउटसाइड हम वो फोर्स लगाएंगे, वो मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स, और वो फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ में क्या हो जाएगी, चेंज आ जाएगा, है ना। मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे लेंथ चेंज हुई है, ध्यान रखना आप। क्लियर है। तो ऐसा जो फोर्स है वो कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर्मूला सेम रहेगा, P बराबर F अपॉन A। उसके बाद है हमारे पास नंबर 2 कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसमें इसका अपोजिट है, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स इनसाइड लगना है ना, अंदर की ओर लगाना है उस वस्तु के दोनों सिरों के सापेक्ष। ठीक है, तो इसमें भी फॉर्मूला सेम रहेगा, P बराबर F अपॉन A से हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद था हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें वॉल्यूम चेंज होगा, आयतन चेंज होगा और उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये अवस्था कब है, जब हम उस वस्तु को किसी बहुत ही हाई प्रेशर में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये अवस्था तब। क्लियर है। फॉर्मूला इसका भी सेम रहेगा, P बराबर F अपॉन A। भाई अगर प्रेशर नहीं होगा तो वॉल्यूम कम कहाँ से होगा, तो ध्यान रखना है, कॉमन फॉर्मूला रहेगा सभी के लिए। उसके बाद टेंजेंशियल स्ट्रेस में जब हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स, उस बॉडी का एक एंड फिक्स करके उसके किसी एक अपर एंड पे उसके टेंजेंशियल फॉर्म में, है ना, उसको क्या करेगा, वो टेंजेंशियल स्पर्श करेगा, है ना, किसी एक पृष्ठ को।
तो वो उसके आकार में परिवर्तन कर देगा। आयतन अभी भी हमारा क्या है, अपरिवर्तित है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल चेंज किसमें हुआ है, हमारी शेप में चेंज हुआ है। क्लियर। तो इस प्रकार का जो फोर्स है वो कहलाएगा आपका टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। क्लियर है। फॉर्मूला इसका P बराबर F/A ही रहेगा। और लास्ट है हमारा आपका ये नंबर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसमें क्या होगा, इसमें बॉडी के कोरोस्पोंडिंग उसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा। वो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है। अगर हमने कोई बॉडी जिसकी लेंथ L है और इसकी रेडियस R है उसको लिया है तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर F/A को हम चेंज कर देंगे। F क्या है, mg है जो डाउनवर्ड रहेगा ऑलवेज, ठीक है, उसकी वैल्यू, और क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा πr²। क्लियर। तो ये ध्यान रखना, ये स्फेरिकल के लिए होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन थी हमारी इस टॉपिक के लिए। अगला जो सेशन हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन, विकृति क्या होती है और टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन, है ना, विकृति के प्रकार। और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आर्टिकल करेंगे हुक्स लॉ। इसमें हमारा आर्टिकल चलेगा जो डिपेंड करेगा हमारे इस कंप्लीट लास्ट सेशन पे। आपका इलास्टिसिटी था और आज हमने ये स्ट्रेस किया है और स्ट्रेन होने के बाद। क्लियर। तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से वॉच करना और आने वाली प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस करना, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि हमारे लाइव सेशन जैसा मंडे से हम लेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। थैंक्स फॉर